देखिए अपन इसमें द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में पढ़ रहे थे। द्रव्यमान केंद्र की गति पर आधारित जो एग्जाम्पल्स थे वो अपन ने डिस्कस किए थे, जैसे पृथ्वी चंद्रमा निकाय था। इसके अलावा किसी प्रक्षेप्य में विस्फोट होने पर, जैसे पटाखा का एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने, पटाखे का, क्रैकर्स। फिर अपन एक एग्जाम्पल लिया था रेडियम का रेडोन के अंदर चेंज होना, यानी कि नाभिकीय विघटन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और होता है बाइनरी स्टार्स, यानी कि युग्म तारे। अब युग्म तारे भी अपने बुक में दे रखा है, एक तरह से हिडन टॉपिक के रूप में दिया हुआ है, छुपा हुआ सा एक टॉपिक है युग्म तारे के रूप में। अब युग्म तारे के रूप में पढ़ने से पहले अपन एक टॉपिक और जान लें, और वो है द्वितंत्र, यानी कि बाइनरी सिस्टम या टू पार्टिकल सिस्टम भी अपन उसे कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत अपन जानेंगे सामान्य द्रव्यमान यानी रिड्यूस मास क्या होता है। तो पहले अपन उसको डिस्कस कर ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपन युग्म तारे के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अपन फोर्थ एग्जाम्पल के रूप में भी अपन ले सकते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति के रूप में युग्म तारे को, लेकिन वहां उसको अपन एक अलग से एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे ताकि कुछ अच्छे निष्कर्ष अपन उसमें प्राप्त कर सकें। और उससे पहले अपन इसमें डिस्कस कर लें द्विकर्ण तंत्र। द्विकर्ण तंत्र यानी कि टू पार्टिकल सिस्टम या बाइनरी सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम या अपन इसे कह सकते हैं बाइनरी सिस्टम। देखें, टू पार्टिकल सिस्टम यानी द्विकर्ण तंत्र है क्या। जैसे कि सौर मंडल का एग्जांपल देखें तो पृथ्वी और चंद्रमा का एग्जांपल भी इसी में आ जाता है, दो तारों का युग्म भी इसी के अंदर एग्जांपल में आ जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें किसी परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अपन इसे ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और ले सकते हैं, जैसे पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो युग्म है उसे कहते हैं पॉजिट्रोनियम। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं, तो देखिए इनके बारे में अपन नोट कर लें कि द्विकर्ण तंत्र है क्या। तो देखो, और सामान्य द्रव्यमान किसे कहते हैं, ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र, ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र, ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो। ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन,
जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन आ गए। सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा, सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा, हाइड्रोजन अणुओं के 2 परमाणु, हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणु, ये सब क्या है? ऐसे 2 कणों के निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा, हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणु, ये क्या कहलाते हैं? द्विकर्ण निकाय हैं। हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणु, एक और अपन ले सकते, मैं लिखा था पॉजिट्रोनियम, पॉजिट्रोनियम जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का युग्म है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन, का युग्म। तो देखो, ऐसे 2 कणों का निकाय तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा, हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणु, पॉजिट्रोनियम यानी इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का युग्म। ये जो कण होते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? द्विकर्ण निकाय कहते हैं। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रोनियम इत्यादि द्विकर्ण निकाय है, या द्विकर्ण तंत्र भी अपन इसे कह सकते हैं। इत्यादि क्या है? द्विकर्ण निकाय है। अब देखिए, यह इन्हें अपन क्या कहते हैं? द्विकर्ण निकाय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से, जिसका अपन डिटेल से अपन जानेंगे। इसके अलावा अपन यो भी कह सकते हैं युग्म तारे, वो भी द्विकर्ण क्या है? निकाय है। इन दोनों कणों की आपेक्षिक गति को, जो द्विकर्ण निकाय है, द्विकर्ण निकाय में दोनों कणों की द्विकर्ण निकाय में दोनों कणों की आपेक्षिक गति को, एक आभासी, यानी कि कह सकते हैं सूडो आभासी, द्विकर्ण निकाय में दोनों कणों की आपेक्षिक गति को एक आभासी कण की गति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। आपेक्षिक गति को एक आभासी कण की गति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। द्विकर्ण निकाय में दोनों कणों की आपेक्षिक गति को एक आभासी कण की गति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगर इसे दर्शाया जा सकता है, इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही दर्शाया जा सकता है। इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही, इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही द्विकर्ण तंत्र का, या द्विकर्ण निकाय भी कह सकते हैं। इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही द्विकर्ण तंत्र का समानित द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस मास म्यू
कहते हैं। देखो यहां ये जो शब्द आया है सामान्य द्रव्यमान, ये अपने पास कई चैप्टरों में यूज होगा। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों में, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जो है सरलावगति, उसके भी कुछ क्वेश्चनों को हल करने में इसका क्या होगा, उपयोग होगा। अब सामान्य द्रव्यमान क्या है वो तो अपन ने यहाँ डिफाइन कर लिया है। इसका जो फॉर्मूला है सामान्य द्रव्यमान का, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। उसकी डेरिवेशन सिंपल और इजी डेरिवेशन है, लेकिन अपनी बुक के अंदर वो डेरिवेशन दी हुई नहीं है। अपन उस फॉर्मूले को डायरेक्ट ही यहाँ लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चंस हल करने में अपन को उसकी हेल्प मिल सके, उससे जो निष्कर्ष आ रहे हैं उनको अपन जान सकें, डेरिवेशन इजी कर सकते हैं। पहले की जो 11th की बुकें थी राजस्थान बोर्ड में, उनके अंदर इसकी सामान्य द्रव्यमान की जो है डेरिवेशंस दी हुई थी, लेकिन अब अपनी जो NCERT बुक है उसके अंदर इसकी डेरिवेशन है नहीं, तो अपन भी उसकी चर्चा कर नहीं रहे। तो देखिएगा, इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान म्यू कहते हैं, जो कि निम्न सूत्र से दिया जाता है। अब मैं यहां उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या है, वो ये है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सामान्य द्रव्यमान का अपने पास क्या है, फॉर्मूला है, जिसको आपको अभी डायरेक्ट याद रखना है। यहां पर m1 पहले पिंड का या पहले कण का द्रव्यमान है, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान है। यहां अपने पास म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये अपने पास इक्वेशन यहां आ गई है। अब देखिएगा, अब इसी में अपन स्पेशल केसेस क्या क्या देख सकते हैं। पहला केस में ये देख सकता हूं कि अगर m1 इज लेस देन m2 हो, या यूं कह सकता हूं m2 इज ग्रेटर देन क्या हो, m1 हो। और सेकंड केस ले सकता हूं कि m1 इज इक्वल टू क्या हो, m2 हो। m1 और m2 क्या हो, दोनों बराबर हो। तो अब पहले उन दोनों ही केसों को अपन समझ लें, विशेष स्थितियां इसमें क्या आ सकती हैं। और उन विशेष स्थितियों से आप क्या रिजल्ट इसमें प्राप्त कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां। स्पेशल केसेज या विशेष स्थितियां क्या है, उसको देखें। नंबर 1, पहली विशेष स्थिति में देख रहा हूं कि अगर इस तरह से दिया हो, यदि m1 इज लेस देन m2 हो तो, या इसको यूं कह सकते हो m2 इज ग्रेटर देन क्या हो, m1 हो तो। अगर ऐसा है तो देखो, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 से। अब इस फॉर्मूले से देखो, जो आपके पास बड़ा है उसको आप कॉमन के रूप में ले लें, या उससे आपने डिवाइड कर दें अंश और हर को। m1 m2, मैंने क्या किया, m2 को इसमें से कॉमन लिया, तो ये स्टेप हो गई है m1 अपॉन में m2 प्लस 1। अब देखो, अब इसको मैं यहाँ m2 से m2 तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गया है। मैं इसको दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। एक स्टेप तो मेरे पास ये आ गई कि ये जो m1 अपॉन में m2 है, चूंकि m2 बहुत बड़ा है तो ये तो क्या हो गया, शून्य हो गया लगभग। तो यहाँ क्या लगभग m1 आ गया, यानी कि म्यू का मान लगभग क्या है, m1 के इक्वल है। या मैं इसे एक स्टेप और ले सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ m1। अब देखो भाई, यहाँ इसकी पावर पूरे ब्रैकेट की अगर 1 है तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, -1, यानी कि 1 प्लस m1 अपॉन में m2 पावर -1। अब एक यहां पर अपन द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे। द्विपद प्रमेय ये कहती है कि देखो,
या थोड़ी सी साइड में अपन बात कर लें, अगर x इज लेस देन 1 हो तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसे अप्रोक्स 1 प्लस एन एक्स अपन कह सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 के कंपेरिजन में क्या हो, बहुत ही बहुत कम हो, और यहाँ पावर जो भी है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 प्लस एन एक्स हो गया है। तो यहाँ पर भी गौर करो, ये m1 अपॉन में m2 पूरी राशि को अपन x मान लें, ये अगर x है तो इसकी वैल्यू 1 से कम है, बिल्कुल कम है क्योंकि m2 का मान बहुत बड़ा है। ये अगर 1 से कम है तो पावर -1 आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो यहां अपन लिख सकते हैं द्विपद प्रमेय से म्यू इज इक्वल टू m1 पावर -1 तो माइनस m1 अपॉन में m2 या मैं इसे अब लिख सकता हूं म्यू इज इक्वल टू म्यू अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा किसके, m1 के, क्योंकि ये तो 0 हो गया, नगण्य हो गया, तो ये m1 आ गया। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि अगर इस तरह से दिया हुआ हो कि ऐसे द्विकण तंत्र जो इस प्रकार का है जिसमें कि एक कण बहुत बड़ा है और एक कण बहुत छोटा है, या यूं कह सकते हैं एक कण का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और एक कण का द्रव्यमान बहुत कम है, तो ऐसे द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान का जो मान होता है तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, ये ध्यान रखना इस चीज का कि अगर सामान्य द्रव्यमान की बात की जाए तो उस द्विकण तंत्र का जो सामान्य द्रव्यमान होगा वो छोटे कण के द्रव्यमान के क्या होगा, इक्वल होगा। जबकि ध्यान रखना द्रव्यमान केंद्र बड़े कण की ओर जाता है और सामान्य द्रव्यमान कहाँ जा रहा है, छोटे कण की ओर जा रहा है। तो अपन यूँ कह सकते हैं, चलो इसके लिए ऊपर लिख देंगे इसे, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लें। विशेष स्थितियों में नंबर 1 फर्स्ट केस अपन ने पढ़ा है, तो यहाँ एक लाइन अपन यूँ ऐड करके कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है म्यू इज इक्वल टू जो है m1 जो आ रहा है, तो अपन यूँ कह सकते हैं अर्थात ऐसे द्विकण तंत्र के समानित द्रव्यमान, अर्थात ऐसे द्विकण तंत्र के समानित द्रव्यमान का मान, समानित द्रव्यमान का मान तंत्र के छोटे कण के का मान तंत्र के छोटे कण के, अर्थात ऐसे द्विकण तंत्र के सामान्य द्रव्यमान का मान तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के बराबर होता है। तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ये पहला अपने पास रिजल्ट आ गया है। अब अपन बात करेंगे सेकंड केस की, जिसके अंतर्गत द्विकण तंत्र के दोनों ही कणों का द्रव्यमान क्या हो, एक समान हो। देखिए नंबर सेकंड केस अपन बात कर रहे हैं, यदि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या हो, m हो, तो यानी दोनों ही कणों का, द्विकण तंत्र के दोनों ही कणों का द्रव्यमान समान हो, तो देखिएगा सामान्य द्रव्यमान का सूत्र यह है म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 से। इस फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो देखो भाई m1 की वैल्यू भी m, m2 की वैल्यू भी m प्लस m, यानी कि ये हो गया है मेरे पास स्टेप m² अपॉन में 2m,
यानी कि म्यू इज इक्वल टू m/2। अगर ऐसा द्विकण तंत्र हो जिसमें कि दोनों ही कणों के द्रव्यमान समान हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर सामान्य द्रव्यमान किसी एक कण के द्रव्यमान का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हैं अर्थात ऐसे कण तंत्र के ऐसे कण तंत्र के सामान्य द्रव्यमान का मान, अर्थात ऐसे कण तंत्र के समानित द्रव्यमान का मान, अर्थात ऐसे कण तंत्र के समानित द्रव्यमान का मान, यानी जिसमें दोनों कणों का द्रव्यमान समान हो, का मान तंत्र के एक कण के का मान तंत्र के एक कण के द्रव्यमान, एक कण के द्रव्यमान का आधा, एक कण के द्रव्यमान का आधा होता है। ये लो, एक कण के द्रव्यमान का क्या होता है, आधा। यहां अपन ने सामान्य द्रव्यमान या यूं कह सकते हैं द्विकण तंत्र के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया है। अब अपन एक स्पेशल केस अपन इसमें जो अलग से पढ़ेंगे वो है बाइनरी स्टार्स, यानी कि युग्म तारे के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि अपनी बुक के अंदर उसका डायग्राम के रूप में भी दिया हुआ है। अपन उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझेंगे। युग्म तारे को अपन यूं कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति का 4th एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, अपन ने द्रव्यमान केंद्र गति के 3 एग्जाम्पल तो जान लिए थे, जैसे कि प्रक्षेप्य अपने पथ पर विस्फोटित हो जाना, इसके अलावा नाभि के विघटन की घटना भी अपन ने पढ़ी थी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और अपन ने देखा था चंद्रमा और पृथ्वी का एक निकाय। यहाँ अपन युग्म तारे का एक निकाय है, उसकी अपन बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में। फिर उसके बाद द्रव्यमान केंद्र वाला टॉपिक अपना जो बुक में है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अपन जो जानेंगे वो द्रव्यमान केंद्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। भाई द्रव्यमान केंद्र तो कंप्लीट हो जाएगा, जो टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में कुछ विशेष बिंदुओं को अपन नोट कर लेंगे। उसके बाद जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो है 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अब अपन बातें कर रहे हैं इसमें युग्म तारे। युग्म तारे या बाइनरी स्टार्स। युग्म तारे या अपन इसे क्या कहते हैं, बाइनरी स्टार्स। ये 2 तारों का ऐसा युग्म होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। जैसे कि साइरस जो तारा है, चमकीला तारा, उसके 2 तारे हैं, 2 तारों का एक युग्म है, साइरस ए और साइरस बी, या साइरस 1 और साइरस 2 भी अपन उसे कह सकते हैं। तो देखिए 2 तारे, अब पहले तो युग्म तारे कहते किसे, अपन उसको डिफाइन कर दें। 2 तारे यानी 2 स्टार्स, 2 तारे जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण, 2 तारे जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल से बद्ध हो, गुरुत्वाकर्षण बल से बद्ध यानी कि यूं कह सकते हैं बाउंड हो। दो तारे जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल से बद्ध हो यानी कि बाउंड हो तथा उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष उभयनिष्ठ
द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष दो तारे जो परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल से बद्ध हो, बाउंड हो तथा उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्णन करते हो। उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्णन करते हो, युग्म तारे कहलाते हैं। बाइनरी स्टार्स युग्म तारे कहलाते हैं। ये लो, युग्म तारे कहलाते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें अपन, जैसे ब्रह्मांड में साइरस एक युग्म तारा निकाय है। जैसे ब्रह्मांड में साइरस एक युग्म तारा, क्या कहा मैंने? जैसे ब्रह्मांड में साइरस एक युग्म तारा निकाय है। जैसे ब्रह्मांड में साइरस एक युग्म तारा निकाय है जिसमें, देखो भाई, जिसके अंदर दो तारों का युग्म है, एक तो साइरस 1 और एक साइरस 2। साइरस 1 चमकीला तारा है, साइरस 2 जो है मंद तारा है। तो देखिए, साइरस एक युग्म तारा निकाय है जिसमें युग्म का एक सदस्य, साइरस 1, इसे यहाँ इस तरह से 1 में लिख रहा हूं मैं, साइरस 1, या इसे मैं लिख सकता हूं S1। चलो इसे साइरस A कह देते हैं, जिसमें युग्म का एक सदस्य साइरस A, या S1 से अपन इसे शो कर सकते हैं, है जो कि जिसमें युग्म का एक सदस्य साइरस A या S1 है, जो कि चमकता हुआ तारा है, जो कि चमकीला तारा है, तथा दूसरा सदस्य साइरस B, तथा दूसरा सदस्य साइरस B, या आप इसे कह दीजिए S2। दूसरे का कहते हैं अपन S2, तथा दूसरा सदस्य साइरस B जो कि एक मंद तारा है, जो कि एक मंद तारा है। तो देखिए, जैसे ब्रह्मांड में साइरस एक युग्म तारा निकाय है जिसमें युग्म का एक सदस्य साइरस A है जो कि चमकीला तारा है, तथा दूसरा सदस्य साइरस B है जो कि एक मंद तारा है। ये दोनों तारे अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, ये दोनों तारे अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, दीर्घवृत्ताकार। तो देखो, मैंने इसमें जो साइरस का युग्म बताया, इसके अंदर एक जो चमकीला तारा है वो तो अपन लिया है साइरस A, और दूसरा जो मंद तारा है उसको लिया है अपन ने साइरस B, या उसे अपन S2 कह रहे हैं। ये दोनों तारे अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में एक ही द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूर्णन करते हैं। अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में एक ही
द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। देखिएगा कैसे। एक अपन ने ये ले लेते हैं, एक तारा ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष में इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है। यहां अपन इसका ये द्रव्यमान केंद्र यूं ले लें, एक तारा यूं इस तरह से दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर भाई दो तारे, ये दो तारों की दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं अपन ले रहे हैं। देखिए भी यहां अगर मैं इस तरह से अक्ष बना देता हूं, यहां देखें आप, देखो यहां अगर मैंने मान लिया कि यहां ये द्रव्यमान केंद्र है इसका CM, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहां है, तो सेंटर ऑफ मास यहां है, तो एक तारे के लिए ये हो गया, ये तो है पहला वाला तारा जिसे मैं कह सकता हूं S1 कह देता हूं, या मैंने इसे क्या कहा था, साइरस A यानी कि S1, और इसके लिए स्मॉल r1 वेक्टर हो गया, ये तो स्थिति सदिश इसका ये हो गया। दूसरा तारा ये रहा साइरस B जो कि मंद तारा है, या मैंने इसे यूं भी कह सकता था मैं। अब देखो इसके अगर मैं स्थिति सदिश की बात करूं, वो ये रही इसकी स्थिति, इस द्रव्यमान केंद्र के परिधेय घूर्णन कर रहे हैं। इसका स्थिति सदिश स्मॉल r2 वेक्टर है और ये हो गया है S2। यह मैंने इस तरह से इसको दर्शा दिया है। इस डायग्राम से ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही है अपने पास कि किस तरह से क्या क्या है, दो तारों का युग्म हो गया है। इसमें अपन क्या देखते हैं कि दोनों तारे एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशा में आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, अतः उन पर लगने वाला बाह्य बल तो क्या है, शून्य, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बराबर और आंतरिक बल लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे इन पर अन्य खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। अन्य खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से इनकी चाल पर जो प्रभाव पड़ता है, उस चाल के प्रभाव कहते हैं अपन वोबल। यानी वोबल क्या हुआ, अन्य खगोलीय पिंडों का इनकी चाल पर प्रभाव पड़ना क्या कहलाता है, वोबल प्रभाव कहलाता है। तो देखिए इस पॉइंट को अपन अब यहां से लिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा अपने पास स्पेस बचा हुआ है। डायग्राम आप एग्जिट एक बार ऐसे कैसे आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आगे मैं कह सकता हूं दोनों तारे एक दूसरे पर बराबर, दोनों तारे एक दूसरे पर बराबर से तात्पर्य है परिमाण में बराबर, दोनों तारे एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशा में तथा विपरीत दिशा में, दोनों तारे एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशा में आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। दिशा में आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल दोनों तारे एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशा में आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, अतः उन पर लगने वाला बाह्य बल अतः उन पर लगने वाला बाह्य बल शून्य होता है। अतः उन पर लगने वाला बाह्य बल क्या होता है, शून्य होता है। परंतु वास्तव में वास्तव में ये तारे अपने पास से गुजरने वाले, परंतु वास्तव में ये तारे
अपने पास से गुजरने वाले, परंतु ये तारे अपने पास से यानी अपने निकट से, अपने पास से गुजरने वाले अन्य खगोलीय पिंडों से, परंतु ये तारे अपने पास से गुजरने वाले अन्य खगोलीय पिंडों, गुजरने वाले अन्य खगोलीय पिंडों से प्रभावित होते हैं, अन्य खगोलीय पिंडों से क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। परंतु वास्तव में ये तारे अपने पास से गुजरने वाले अन्य खगोलीय पिंडों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कुल बाह्य बल के कारण इन तारों का पथ, कुल बाह्य बल के कारण इन तारों का पथ प्रभावित होता है, के कारण इन तारों का पथ प्रभावित होता है। तो ध्यान रहे, कुल बाह्य बल के कारण इन तारों का पथ क्या होता है, प्रभावित होता है। तारों की चाल पर बाह्य बल का यह प्रभाव, तारों की चाल पर प्रभावित होता है, तारों की चाल पर बाह्य बल का यह प्रभाव तारों की चाल पर बाह्य बल का यह प्रभाव वो बल कहलाता है, वो बल कहलाता है। ध्यान रखना, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, पर यह प्रभाव भी क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है। तो देखो, ये अपन ने जान लिया है कि वो बल है क्या। तारों की चाल पर बाह्य बल का यह प्रभाव क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है। अब देखिएगा, अब इसमें अपन दो स्थितियां देखेंगे। एक तो बाइनरी निकाय की गति जब देखेंगे, जब द्रव्यमान केंद्र स्थिर हो। तो चलो इन पॉइंट को और देखते हैं अपन। तो देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं युग्म तारे या बाइनरी स्टार्स का, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको एज इट ऐसे कैसे नोट कर सकते हैं। इसके अंदर अपन ने वोबल प्रभाव क्या है वो अपन ने समझ लिया है, जान लिया है कि भाई वोबल किसे कहा जाता है। अब अपन इसकी दो स्थितियां और जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखी, अब उनको अपन डिस्कस करेंगे। नंबर ए, बाइनरी यानी कि युग्म वाले बाइनरी निकाय की गति जब द्रव्यमान केंद्र स्थिर हो, तो वो किस प्रकार की होगी वो अपन देखेंगे। देखो, देखो भाई, जो अपनी बुक के अंदर डायग्राम दिए हुए हैं उनको अपन थोड़ा सा देख लें कि वो क्या डायग्राम अपन को दिए गए हैं। नंबर ए, अपन युग्म तारे के अंदर ही बात कर रहे हैं। बाइनरी निकाय की गति जब द्रव्यमान केंद्र स्थिर हो, बाइनरी निकाय या बाइनरी सिस्टम
बाइनरी निकाय की गति जब द्रव्यमान केंद्र स्थिर हो। बाइनरी निकाय की गति जब द्रव्यमान केंद्र कैसा हो, स्थिर हो। देखो इसको अपन किस तरह से लेंगे, यहां मैंने ले लिया कि द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास यानी कि सीएम है। अब इन युग्म के अंदर द्रव्यमान केंद्र स्थिर है, तो देखो एक का मूवमेंट तो अपन इस डायरेक्शन में ले लें, ये तो हो जाएगा S1, और एक क्योंकि परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, और दूसरा जो होगा उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का मान बराबर और परस्पर क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ये पहला पॉइंट ले लिया। नंबर बी, जब निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित होता है, ये तो नंबर ए पॉइंट हो गया। नंबर बी उसमें लिख लें, जब निकाय पर बाह्य बल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, तब युग्म तारे का द्रव्यमान केंद्र, तब युग्म तारे यानी कि, या इसे अपन कह सकते हैं बाइनरी स्टार्स, बाइनरी स्टार्स, तब युग्म तारे या यूं कह सकते हैं बाइनरी स्टार्स का द्रव्यमान केंद्र एक मुक्त द्रव्यमान केंद्र एक मुक्त कण की का द्रव्यमान केंद्र एक मुक्त कण की भांति गतिशील होता है, का द्रव्यमान केंद्र एक मुक्त कण की भांति, एक मुक्त कण की भांति गतिशील होता है। दोनों तारों का गमन पथ थोड़ा जटिल होता है, दोनों तारों का गमन पथ थोड़ा जटिल होता है, दोनों तारों का गमन पथ थोड़ा जटिल होता है, और ये गमन पथ यह गमन पथ दो गतियों, ये गमन पथ दो गतियों, नंबर फर्स्ट यही लिख देते हैं। एक तो पहली गति है उनके द्रव्यमान केंद्र की रेखीय गति, दो गतियों, नंबर फर्स्ट उनके द्रव्यमान केंद्र की रेखीय गति, और नंबर सेकंड है द्रव्यमान केंद्र के परितः उनकी कक्षीय गति। द्रव्यमान केंद्र के परितः उनकी कक्षीय गति, नंबर सेकंड है द्रव्यमान केंद्र के परितः उनकी कक्षीय गति। इन दो गतियों का क्या होती है, संयोजन होती है। देखो कैसे, अब अपन थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बना लें जो कि अपनी NCERT की बुक में भी दिया हुआ है। ये जो चित्र अपन अभी बना रहे हैं, ये चित्र अपनी NCERT की जो बुक है 11th की, उसके अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है। देखिए कैसे, जैसे एक का पथ इस तरह से है, इस तरह से एक का पथ दिया हुआ है, यानी उसके लिए डायरेक्शन ये दी है कि इस प्रकार से उसका मूवमेंट है एक कण का। चलो यहां से ले लेता हूं मैं, यहां ये रहा, ये डायरेक्शन उसकी यूं दी है,
एक की इस प्रकार से दी, तो दूसरे कण का मूवमेंट इस प्रकार से दिया है कि इनके बीच में से होकर के, यानी इस प्रकार से ये मूव कर रहा हो। अपन यो डायरेक्शन ले सकते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि दोनों के लिए अपन को ये इस प्रकार से यहाँ इस तरह से दे दिया है, जैसे एक के लिए यूँ दे दिया और एक के लिए इस प्रकार से दे दिया है। अब देखो भाई, एक के लिए डायरेक्शन ये है और एक के लिए डायरेक्शन इस प्रकार से अपन को दे दिया है। यहाँ अगर ये S1 है तो ये क्या है आपके लिए S2 है, यहाँ ये लो इस प्रकार से, यही डायग्राम अपनी बुक में दिया हुआ है। हेलिकल टाइप से एक प्रकार से इनका मूवमेंट हो गया है, ये इस तरह से दिया। अपन ने यहाँ पर जो कंप्लीट अप कर लिया है वो है युग्म तारे यानी कि बाइनरी स्टार्स। यहाँ अपने पास द्रव्यमान केंद्र वाला जो टॉपिक था, अपनी जो बुक का टॉपिक था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब द्रव्यमान केंद्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन एक्स्ट्रा में इसमें लिख लें। एक्स्ट्रा में क्या जो अपन ने पढ़े हैं उन्हीं को एक तरह से अपन एक सारांश के रूप में अपन इसे लिख रहे हैं, यानी कि एक तरह से उसकी समरी करके छोटे से पॉइंट के रूप में, ताकि सारे रिजल्ट अपने पास आ जाए, कि उसको अपन लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र संबंधी मुख्य तथ्य इस नाम से। एक बार आप इसे नोट करें तो नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें डालेंगे, लास्ट टॉपिक। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक अपनी बुक का सिलेबस का जो हिस्सा है उसको अपन अब डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट अपन लास्ट टॉपिक इसमें जान रहे हैं द्रव्यमान केंद्र के संबंध में मुख्य तथ्य। के संबंध में मुख्य तथ्य, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि द्रव्यमान केंद्र से संबंधित, उनकी अपन बातें करेंगे, जो कि अपने आप में एक वन वर्ड क्वेश्चन है, और उन वन वर्ड क्वेश्चन का ये अपने आप में वन वर्ड क्या है, एक आंसर है। क्या क्या है देखो। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट जो मैं इसका नोट कर रहा हूं वो ये है कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, ये अपन मान सकते हैं। तो क्या कह सकता हूं, उपस्थित होना आवश्यक नहीं, सॉरी मैं कह सकता हूं कि द्रव्यमान केंद्र पर किसी द्रव्यमान का भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक हो जरूरी नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर भी हो सकता है और पिंड के भीतर भी हो सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट अपन यही लिख रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, ये एक अच्छा तथ्य है। तो देखो, द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना, भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। पहला तथ्य ये कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर अथवा बाहर हो सकता है। अगर द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर हो सकता है, इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का भौतिक रूप से उपस्थित होना भी आवश्यक नहीं है। तो सेकंड पॉइंट अपन द्रव्यमान केंद्र के लिए ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर अथवा बाहर हो सकता है।
द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर हो सकता है। ये लो भाई सेकंड पॉइंट अपने, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर हो सकता है। तीसरे तथ्य की बात करें, नियमित आकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। ये पॉइंट अपन नोट कर चुके हैं, फिर यहां लिख लेते हैं फिर से कि नियमित आकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र नियमित आकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। तीन तथ्य अपन ने इसके जान लिए हैं। पहला, द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर हो सकता है। थर्ड, नियमित आकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। चौथा, द्रव्यमान केंद्र की गति सदैव स्थानांतरित होती है। द्रव्यमान केंद्र की गति सदैव स्थानांतरित ये लो। नंबर 4, द्रव्यमान केंद्र की गति सदैव कैसी होती है? स्थानांतरित होती है। नंबर 5वां तथ्य, 4 तथ्य अपने जान लिए हैं। नंबर 5, 5 तथ्य कहता है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अधिक द्रव्यमान वाले भाग की ओर होती है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अधिक द्रव्यमान वाले भाग की ओर होती है। ध्यान रहे, इस तथ्य को अपन प्रूफ कर चुके हैं कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अधिक द्रव्यमान वाले भाग की ओर होती है। लेकिन रखना, सामान्य द्रव्यमान के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑपोजिट हो गया। जो हल्का द्रव्यमान है उसके बराबर सामान्य द्रव्यमान बन जाता है लगभग। अगर एक पिंड बहुत भारी है और दूसरा पिंड अगर बहुत हल्का है तो सामान्य द्रव्यमान का मान लगभग हल्के द्रव्यमान के तुल्य आ जाता है। यहाँ इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये ध्यान रखना कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अधिक द्रव्यमान वाले भाग की ओर होती है। नंबर 6 पॉइंट, छठे पॉइंट की अपन बात करें तो वो छठा पॉइंट ये कहता है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति एवं वेग पर आंतरिक बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति एवं वेग पर आंतरिक बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में वेग पर आंतरिक बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो अपन ने क्या क्या द्रव्यमान केंद्र के संबंध में मुख्य तथ्य जाने हैं। पहला तथ्य, द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, भाई देखो ये जो तथ्य हैं इन पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? जैसे पहला है द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा? क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि निम्न में से सत्य कथन है, उसमें से एक कथन ये भी हो सकता है
कि द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। जनरली इसको क्या समझेंगे कि द्रव्यमान केंद्र का मतलब वहां पर उसका क्या है, द्रव्यमान उपस्थित है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा स्टूडेंट। तो ये चीज ध्यान रखना इसमें। तो देखो ये पॉइंट अपन ने इसके जान लिए हैं, 6 मुख्य तथ्य जान लिए हैं। अब अपन बात करेंगे नंबर 7 और 8 की। फिर ये द्रव्यमान केंद्र वाला टॉपिक अपना वेल अपडेट कंप्लीट हो जाएगा अपनी सिलेबस या अपनी बुक के अकॉर्डिंग। देखिए भाई नंबर 7, 7वें अपन तथ्य की बात करें तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण का सदिश योग क्या होता है, 0 होता है। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग का सदिश योग 0 होता है। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। नंबर 8, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष रेखीय संवेग का सदिश योग भी क्या होता है, 0 होता है। लास्ट तथ्य अपन लिख रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष रेखीय संवेगों का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष रेखीय संवेगों का सदिश योग भी 0 होता है। संवेगों का सदिश योग भी 0 होता है। यहां अपना द्रव्यमान केंद्र वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ध्यान रहे कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है और रेखीय संवेगों का सदिश योग भी वहां क्या होता है, 0 होता है। ये अपने द्रव्यमान केंद्र संबंधी सारे तथ्य अपन ने जान लिए हैं। जो जो कंटेंट्स अपनी बुक का हिस्सा थे सारे कंटेंट्स अपन ने से कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे आगे का जो टॉपिक अपने सिलेबस में दिया हुआ है अपन उसको डिस्कस करेंगे।